गाइस चलिए थोड़ा सा आज स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड हमारा जो JNK से रिलेटेड हमारी सीरीज़ चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में मैं डेली करंट अफेयर के सेशन लेके आती हूँ। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक यहाँ पे आई बटन शेयर कर दूंगी जहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे टॉपिक पे आते हैं। नो बकवास एंड जस्ट राइट ऑन टॉपिक। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जो कि है हमारा स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्या है हमारी लेक्चर नंबर 2 हमारा जो होने जा रहा है वो है स्कीम्स है, हमारी स्कीम्स है रिलेटेड फॉर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी स्कीम्स हैं और वेरियस डिपार्टमेंट में है, वो हम देख लेते हैं। और गाइस बहुत टाइम लगता है इसमें जाता है, तो अगर आपको पसंद आती है तो डू लेट मी नो, नहीं भी आती तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे ही आपकी ये अभी 2 लेक्चर आज आ जाएंगे, 2 कल, तो 1 लेक्चर और, तो मतलब 5 लेक्चर के लगभग ये आपका इकॉनमी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आपकी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की जाए या फिर ज्योग्राफी या कुछ और ही आपका JNK का ही स्टार्ट किया जाए, वो हम देख लेंगे। फिलहाल मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है। स्टार्ट तो मैं ज़रूर करूँगी इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज रिक्वेस्ट आई हुई है, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा उसके लिए, बट फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। चलिए सबसे पहले हम पहली स्कीम की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी है क्या, जो पहली स्कीम है हमारी वो है ये रही, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक, क्या है हमारी पहली जो स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। राष्ट्रीय कृषि स्कीम जो हमारी है, स्कीम्स जो है हमारी इनिशिएटिव है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए हमारी कुछ योजनाएं हैं। इसमें लेक्चर आपका किसी ने कहा था कि आप इंग्लिश में कंटेंट दे रहे हैं, हिंदी में नहीं दे रहे, तो यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज मैंने दे दी है। अब अगर मेरे को कोई और लैंग्वेज आती है मैं उसमें बता देती आपको, लेकिन मेरे को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आती हैं, तो इसलिए तो खैर इसी में लैंग्वेज में चलेगा। तो पहली आपकी स्कीम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी पहली स्कीम थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, RKVY। ठीक है, तो क्या है ये स्कीम, डिस्कस करें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको RKVY बोला जाता है, ये प्रोवाइड करती है इंसेंटिव किसको, टू फार्मर, विच एम्स एट अचीविंग एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ड्यूरिंग 12th प्लान। कौन सा 12th प्लान के दौरान जो किसानों के लिए स्कीम डेवलप की गई है, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो ये इंसेंटिव प्रोवाइड करती है किसको, फार्मर्स को। किस लिए, कि ताकि वो अपना सस्टेन कर पाए, इंक्लूसिव ग्रोथ रेट आप इंक्रीज कर पाए। 12th 5 ईयर प्लान की बात चल रही है यहाँ पे 2012 से 17 तक की। ठीक, डेटा मैं पुराना नहीं बोल रही, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ आपका 2011 का आएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ 2011 और उस हिसाब से, क्योंकि ये आपके कॉन्टेक्ट आपके इसी में रहेगा। इसका एम क्या है, अच्छा अब हम बोलेंगे कि ये तो ठीक है आपने बता दिया, बट क्या बताएंगे कि इसका एम क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या एम है स्कीम का और क्या है, मतलब क्योंकि वो तो मेन बन जाता है ना कि एम क्या है इसका। तो आइए हम देख लेते हैं इसका मेन एम क्या है और क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। स्कीम के अंतर्गत इसका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या, होलिस्टिक तैयारी हो, पूरे समग्र रूप से, जिसको आप बोलें सारे तरीके से इसकी होलिस्टिक एक तरीके से डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, टू अचीव द गोल ऑफ रिड्यूसिंग the yield gap in important crops through focused intervention and good productive practices rather I would say। तो ये इसका है कि ये महत्वपूर्ण फसलें हैं ना, जैसे हमारी, उसके मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे उत्पादकों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतराल को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या मतलब है इसका, दोबारा बोल दूं, होलिस्टिकली इसको अप्रोच किया गया है एग्रीकल्चर को, ताकि हमारा यील्ड है, जिसकी उपज इसको बोलते हैं, वो हमारी क्या है, एक तरीके से उसके ऊपर फोकस किया गया है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इनहांस की जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका और हम इसके अंतर्गत इसकी हम बातें अगर देख लें तो क्या है, ये एम्स टू मैक्सिमाइज returns to the farmers in agriculture and allied sector and brings quantifiable changes in the production and productivity of various components of agriculture and allied sector by addressing them in a holistic manner। एक संपूर्ण तरीके से उसका एम यही है कि मैक्सिमाइज करना फार्मर्स की एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ मिलकर, ताकि उनकी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर क्या है, प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। ठीक, अदर कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत और कौन कौन से कंपोनेंट है जो हम देखने को मिलता है, हमें 3 बेसिकली बातें की गई हैं। पहला है आपका नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर, अर्बन एरियाज के लिए नेशनल वेजिटेबल क्लस्टर चलाया गया है। दूसरा आपका सैफरन मिशन है, इसके अंदर जाफरान भी इसको बोलते हैं, कंफ्यूज मत होला, जाफरान और सैफरन एक ही लैंग्वेज है। नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये 3 इसके अंतर्गत है। कौन से स्कीम के अंतर्गत, RKVYR, इसके अंतर्गत 3 आपके बोल सकती हूँ मैं कि 3 स्कीम्स हैं। अगर दोबारा बता दूँ कौन सी स्कीम चल रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे 3 मेजर काम हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो है इंक्रीज की जा सके। कैसे, नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव प्रोग्राम है इसके अंदर, जो कि अर्बन क्लस्टर्स रीजन की वेजिटेबिलिटी उसको ध्यान में रखा जा सके। सेकंड अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड क्या है, सैफरन से रिलेटेड मिशन है, इसमें सैफरन मिशन है। तीसरा है यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन डाइट या सप्लीमेंट की बात की गई है यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत हम बात करें दूसरी जो
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है जो इंडिया का, अगर हम उसकी बात करें, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा की अगर हम बात करें, खाद्यान्न सुरक्षा मिशन जो दूसरी स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज अंडर इंप्लीमेंटेशन इन JNK टू इंक्रीज द डिजीज फ्री फूड प्रोडक्शन। डिजीज फ्री, याद रखना JNK में क्या बात चल रही है इसकी कि हमारा फूड प्रोडक्शन कैसा हो, मुक्त हो, बीमारियों से मुक्त प्रोडक्शन हो फूड प्रोडक्शन फॉर राइस, वीट, पल्सेस, कोर्स एंड मेस, जैसे आपको पता है कि क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं फूड प्रोडक्शन राइस मेस के अंतर्गत, ठीक है। एंड टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम बाय मेकिंग द फार्म बिजनेस मैनेजमेंट मोर प्रॉफिटेबल एंड टू जनरेट एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके अंतर्गत ये स्कीम जो है आपकी रखी गई है। क्या है ये? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। कौन कौन से हैं अगेन बोल दूं, वीट, चावल, गेहूं, दालें एक्सेट्रा। इसका मतलब मुख्यतः उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है इसके अंतर्गत, किसके? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पर चलते हैं नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ऑयल सीड आपको पता है तिलहन जिसको बोलते हैं, तिलहन मतलब आपकी कैश क्रॉप्स भी इनको आप ऐड कर दो, जैसे ऑयल सीड एंड पाम्स वगैरह हो गए। तो ये ऑयल सीड की बात चल रही है यहाँ पे। क्या मैं बता दूं अगेन क्या है ये ऑयल सीड, ठीक है। तिलहन या दलहन जिसको आप बोलते हैं उसकी बात चल रही है। द स्कीम हैज वेरियस इंटरवेंशंस फॉर एनहांसिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या है? जैसे आपके मूंगफली का तेल या ऑयल सीड्स कितने सारे आपके, ग्राउंड नट तेल है, ऑलिव ऑयल है, या फिर कैश क्रॉप्स है, तिलहन, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। कौन सी स्कीम में दोबारा बता दूं, नेशनल मिशन फॉर ऑयल एंड पाम इन जनरल इसी के लिए बना हुआ है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना किसकी? ऑयल सीड्स की। और इसमें कितना अमाउंट रखा गया है? अमाउंट है इसमें 151.38 lakhs इज अप्रूव्ड एंड 69 lakh हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 1। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें इसके अंतर्गत इतना कैश फंड हमें मिल चुका है, ठीक है। स्कीम्स है बहुत इंपॉर्टेंट जाती हैं, इसलिए मैंने आपको आज स्कीम सारी एक साथ बता रही हूँ। फिर हमारा आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नमसा जिसको बोलते हैं। क्या है मैं दोबारा बता दूं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नमसा। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत क्या होता है कि हमारा इन फ्यूचर जैसे सतत पोषण, सस्टेनेबिलिटी, इसको इंक्रीज किया जा सके, सस्टेन किया जा सके, जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो क्या होता है? रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन किया जा सके, बचाया जा सके, सस्टेन करना, ठीक है। तो यही नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में इसको ज्यादा महत्व दिया गया है सस्टेन करने का, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रपोज टू अचीव various objectives to make agriculture more productive, sustainable, remunerative and climate resilient। जैसे आपको बताया गया इसके अंतर्गत हमारा होगा जो हमारा खाद्य उत्पादक है ना, कृषि का जितना भी आप बात करें, जैसे आपका क्लाइमेट हो गई या जो भी है, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उसको इस तरीके से इंप्रूव करना कि उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब प्रोडक्टिविटी को एक इंसान इन्हांस करना और सस्टेन करना फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसकी, बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। अब इसमें अगर क्लाइमेट की बात हुई तो इसमें सबसे पहले बात होगा कि सॉइल कंजर्वेशन किया जाए, मॉइस्चर का ध्यान रखा जाए, उसको कंजर्व किया जाए। ये सब चीज़ें लोकेशन, मतलब एक तरीके से हमें क्या करते हैं कि अगर हम अपनी फार्मिंग को अच्छे से बेहतर तरीके से अगर इसको संरक्षण करेंगे एक तरीके से इसको, तो ये बेहतर रिजल्ट देगी हमें, ठीक है। एंड टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जुडिशियल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा इसके अंतर्गत आता है। आपको उर्वरकता बढ़ानी है ना, तो अगर आप मिट्टी या सॉइल की बात करेंगे तो कैसे बढ़ती है? वो ऑब्वियसली आपके किस तरीके से यूज़ होते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह आप यूज़ करेंगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, है ना। उसकी आपकी उर्वरक क्षमता, जिसको पैदावार क्षमता है, वो भी इंक्रीज होगी और पौष्टिक भी होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उगा रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत, एंड टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्लाइमेट की बात है तो सॉइल की हमने बात करी अभी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले क्लाइमेट और सॉइल की बात करी हमने, इसमें उर्वरकता और उसकी पैदावार पे हमने ध्यान दिया। दूसरा हमारा क्या है इसके अंतर्गत, हमारा आ गया वाटर रिसोर्स, पानी का। वाटर भी तो रिसोर्स है, अगर पानी नहीं होगा तो कैसे आप सर्वाइव करोगे? तो एंड टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टू एक्सपैंड कवरेज फॉर अचीविंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये स्कीम याद रख लेना, इसको नोट कर लो कहीं पे। मोर क्रॉप पर ड्रॉप पीछे केएस में पूछी थी, यूपीएससी में शायद आया था। मोर क्रॉप पर ड्रॉप कौन सी इनिशिएटिव है? ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत रखा गया है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप मतलब पानी की इस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम पानी में आपका सस्टेनेबिलिटी हो पाए, ज़्यादा चल पाए आपकी फसल, और वाटर रिसोर्सेज को एक तरीके से प्रिजर्व करके आपकी फसल उगाना है इसमें। एंड टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन कंजक्शन विद एन ऑन गोइंग मिशन। और इसमें अकेले तो ये होगा नहीं, किसकी चाहिए? सो फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स का साथ चाहिए इसमें, दोनों का, ठीक है।
इसको संयोजित रूप से मतलब दोनों का साथ होकर स्टेक होल्डर साथ में होंगे तो उनके साथ ही ज़्यादा आप इसके अनुकूल इसको बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्या है हमारा, नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है नमित करके इसको बोलते हैं, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको भी देख लेते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन पे ध्यान रखने की बात की गई है, साथ ही साथ एजुकेशनल के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इंप्रूव सीड्स की क्वालिटी बढ़ाने की बात की गई है, प्रोबेबली HYV सीड्स, एंड लिमिटेड स्पेसिफिक यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज करने का प्रावधान ऐसा रखा गया है, और टेक्निक्स जो है मॉडर्न इंट्रोडक्शन सिस्टम वो बिजनेस मशीनरी एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड की गई है। कौन सी स्कीम है ये, नामित करके इसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लें, पर इसको समझ लें अभी फिलहाल, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और क्या है स्कीम क्या करती है, एक तरीके से इसका ये है कि एम्फसाइजेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ इंश्योरिंग इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स अगर आप देंगे तभी तो आउटपुट बढ़ेगा। इनपुट इस केस में क्या हो जाएगा, इनपुट अगर आप कुछ लगाएंगे जमीन पर तभी तो आउटपुट मिलेगा। इनपुट यहाँ पे आ जाएगा बीज, खाद्य वगैरह, जिससे आपकी आउटपुट मतलब आपकी फसल अच्छे से जनरेट हो पाए। तो इनपुट में आपका सीड्स आ गया, पेस्टिसाइड्स, मशीनरीज, ये सब चीजें इसमें डालना जरूरी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी हैव टू गो हैंड इन हैंड एंड दैट इज द जेनेसिस ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। आपको समझ में आ गया होगा इसमें कि हमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात की गई है, इसमें सीड्स का इंप्रूवमेंट की बात की गई है, हाई वैरायटी सीड्स। थर्ड हम अगर बात करें मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट्स इसमें यूज करने की बात की गई कि अगर वो ज़्यादा रहेंगे, उस पर निर्भरता रहेगी, इनोवेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। मशीनरी वगैरह, पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करने की बात की कि फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है फर्टिलाइजर्स हो मतलब ऑर्गेनिक टाइम, लेकिन पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करें। तो ये सब इसमें ध्यान रखा गया है। कौन सी मिशन थी ये, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, नमता करके बोलते हैं, NMAET, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। ये है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। नाम से पता चल रहा होगा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसको आप अगर याद नहीं कर पाएंगे तो एक आप स्कीम लिख देना, फ्लो चार्ट बना लेना। अगर फ्लो चार्ट नहीं बनेगा सीधे एक नाम लिखना, स्कीम के आगे पॉइंट्स वगैरह ये जरूर बना लेना, जैसे ये स्कीम है इसके आगे क्या पॉइंट्स है, ऐसे करके एक पेज के ऊपर, ताकि आप रिटेन कर पाओ इसको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रिविजन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। नहीं होगा तो मेरी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि फ्री है, कितनी बार भी आप देख सकते हैं, और कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। टेलीग्राम जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, नहीं करना है तो आप यूट्यूब पे भी यहाँ से PDF डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पहला कमेंट आप चेक कर लो, ठीक है। तो JNK की अभी हम बात करें, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नाम से क्लियर हो, जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत आप मतलब उसका भी रोल यहाँ प्ले होगा। कैसे, JNK गवर्नमेंट हैड लॉन्च दी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कवरिंग सैफरन इन कश्मीर वैली एंड बासमती राइस इन जम्मू डिवीजन। मेन इसमें क्या है, बीमा योजना, सफल बीमा योजना की क्या है, इसके अंतर्गत कौन से पहलू में आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई है यहाँ पे, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड कवरिंग सैफरन इन कश्मीर वैली एंड बासमती राइस इन जम्मू। कश्मीर में आपको पता है सैफरन होता है, और बासमती राइस इन जम्मू डिवीजन। जैसे आपका वेदर होता है, कई बार फसलें खराब हो जाती हैं, कई बार ओले पड़ जाते हैं काटने के टाइम पे, तो ये फसल बीमा योजना है, सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। सैफरन इन कश्मीर, जाफरान इसको बोलते हैं, और बासमती राइस इन जम्मू डिवीजन, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसा है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन फॉर गाइडेंस सो दैट द फार्मर्स आर बेनिफिटेड। अब जैसे मौसम आपका आजकल तो आपको मोबाइल पे अवेलेबल है, तो किसको सामने आना पड़ा, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, ताकि वो बता पाएं कि वेदर कैसा रहने वाला है, अगले कुछ दिनों में फसल लगेगी कि नहीं लगेगी, काटना है, बारिश है या क्या। तो आजकल तो आप सबके पास मोबाइल है, वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन डिपार्टमेंट वेदर रिपोर्ट किसका आता है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसने क्रूशियल रोल प्ले किया एक तरीके से वेदर को डिफाइन करने में कि कैसा रहेगा। पूरा 100% तो नहीं कर सकता अभी भी कोई, लेकिन फिर भी क्रूशियल है। समझ में आया। बीमा योजना, कश्मीर में सैफरन, जम्मू में बासमती राइस, और भी सारे इनिशिएटिव जैसे इंश्योरेंस वगैरह, जैसे किसी का सफल बीमा योजना है ना, बीमा इंसान का नहीं, सफल का बीमा का सफल बीमा योजना है, तो फसल का उसका बीमा किया जाएगा, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं नेशनल बैम्बू मिशन। बैम्बू मिशन की हमने बात चल रही है, अब हम साउथ ईस्ट में नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे बांस, उसकी बात है। राष्ट्रीय बांस मिशन क्या बोलता है ये राष्ट्रीय बांस मिशन, ये हमने बात की यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर्मुलेटेड एन एक्शन प्लान फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैम्बू मिशन प्रोग्राम। बैम्बू मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसकी बात की गई है। हॉर्टिकल्चर आपको पता ही होगा, फ्रूट्स एग्रीकल्चर जितने भी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, ये पता होना चाहिए आपको, वेटिकल्चर, मेसिकल्चर, सब पता होना चाहिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, दोनों को साथ साथ लेने की कोशिश की है, जिसको बोलते हैं SKUAST। SKUAST याद रखना है, स्कॉस्ट करके इसको याद रखना, स्कॉस्ट लिख लेना कहीं पर वन लाइनर में। SKUAST इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन आपको वन लाइनर में स्कीम लिखते जाना, सामने उसका फ्लो चार्ट बना देना, जैसे कि ये है, इसके अंतर्गत ये है, फिर दूसरी स्कीम लिखना, उसके अंदर ऐसे करके फ्लो चार्ट बना लेना, ज्यादा समझ में आएगा। तो स्कॉस्ट है, इसके अंदर लॉन्च किया गया है, मतलब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट भी इंक्लूड है, और साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी भागीदारी है जम्मू एंड कश्मीर में। और हाईटेक नर्सरी इन्वॉल्विंग 40 लाख इज एक्सपेक्टेड टू कम अप इन स्कॉस्ट कश्मीर। स्कॉस्ट कश्मीर के अंतर्गत अगर हम बात करें इसकी, तो 40 लाख एक्सपेक्टेड टू कम आएगा, किसके अंतर्गत,
हाई टेक नर्सरी, नर्सरीज होती हैं आपकी, वो भी हाई टेक नर्सरी की इसमें बात की गई है। स्कॉस्ट याद रखना, स्कॉस्ट नर्सरी, स्कॉस्ट नर्सरी, ठीक, फूल या ये बना दूं फूल, ठीक है, स्कॉस्ट को इससे जोड़ के रख लेना, स्कॉस्ट कश्मीर 40 लाख नर्सरी नर्सरी नर्सरी, ठीक। आगे हम इसकी बात करें और क्या इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर है, अदर स्मॉल नर्सरीज इन द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन of bamboo cultivation in the potential areas which will diversify the production lines of the farmers for increasing their farm incomes। इससे होगा क्या, आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम इनिशिएटिव लेते हो फार्मर्स के ध्यान में रख करके लिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर हाईटेक नर्सरी देगी, ऑलरेडी 40 लाख का अमाउंट है और एक्सपेक्टेड है कि और भी आएगा इससे, ताकि आपकी फार्मर की जो है एक तो डाइवर्सिफाई हो सके, साथ में उनका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज किया जा सके, उनकी इनकम जनरेट हो पाए, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा मत पढ़ना है इसको, मुझे पता है कई लोग इसको आत्मा पढ़ने वाले हैं, तो इसको आत्मा ना पढ़ें, ये आत्मा नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्री, ए फॉर एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा मत पढ़ना है इसको, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम स्टार्टेड इन 2005। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम थी, 2005 में स्टार्ट हुई थी। इसके अंतर्गत क्या था, 90% जो था वो सेंट्रल फंड था गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट का फंड था। 90% सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% J&K की गवर्नमेंट इसके अंदर फंडिंग थी। द ऑब्जेक्टिव इज, क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, इज द ट्रांसफर ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए ये ध्यान में रख के बोला गया था कि 90% सरकार फंडिंग देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फार्मर्स, लेकिन आज भी आप देखोगे सिकल से काट रहे होते हैं फसलें, ट्रैक्टर का यूज़ कम ही कर पाते हैं, और कई एरियाज काफ़ी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर ट्रैक्टर जा भी नहीं पाते हैं, तो फिर वही मजदूर और फिर पुरानी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी। पर यहाँ पे क्या है, किसको ध्यान में रख के बात की गई थी ये, ताकि उनके फार्मर्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुहैया करवा सके उनको, ठीक। फिर क्या है इसके अंतर्गत, फॉर दिस आत्मा नहीं उसको बोलूँगी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक, एजेंसी, अथॉरिटी नहीं एजेंसी, आत्मा जो है, फॉर दिस आत्मा से टाइम बेस बोल रही हूँ, याद रखना एग्जाम में आत्मा मत लिख के आ जाना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा, establish farm information advisory centers FIAC in all the blocks of the chosen district। तो यहाँ पे क्या था, ATMA के अंदर क्या है, उन्होंने एक फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी जिसको बोलते हैं FIAC, फार्म क्या बोलते हैं, फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर्स के द्वारा ये बनाई गई, कि मतलब आपको पता है ये 90% उनका और 10% सका, ताकि आपके चूजन डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए थे, उसके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई जिसके अंतर्गत ये रखा जाए, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली 5 डिस्ट्रिक्ट्स वर चूजन, ठीक है, इनिशियली 5 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो चूजन थी, जिसमें से आपका मैं बोलूं अनंतनाग हो गई, एक बड़गाम हो गई, कुपवाड़ा हो गई, लेह हो गई और कारगिल। 2009 से 10 तक, याद रखना 2009 से 10 तक 7 और डिस्ट्रिक्ट, ये तो पहले था, लेकिन इसके बाद पहले 5 डिस्ट्रिक्ट में ये चूज किया गया। कौन कौन सी, अब नाम याद रख लो, यहाँ पे लिख लो कहीं पे अगर नहीं होता तो, कौन कौन सी, अनंतनाग, बड़गाम, कुपवाड़ा, लेह एंड कारगिल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट पहले चूज की थी जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सके। उसके बाद 2009, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 2005 में थी, पहले डेट मैंने आपको बताई ऊपर, इन 2009 एंड 10 7 मोर डिस्ट्रिक्ट्स वर चूजन। 2009 और 2010 में 7 और डिस्ट्रिक्ट को चूज किया, जिसको बोलते हैं श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, बारामूला एंड बांदीपुर कुलगाम। इसको अलग से लिस्ट बना लेना, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ छोटी सी है, अगर आप देखोगे तो 6 या 7 पेज की PDF होगी, वो भी इसमें दिख रहा है आपको, PPT है ये, PDF आपको एक ही पेज में आपकी समराइज हो जाएगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो ये स्कीम आपको समझ में आ चुकी होगी, मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के की थी कि टेक्नोलॉजिकल फार्मर्स के लिए किया जाए। 90% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 10% इसमें स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 2005 में क्या था कि कुछ चूजन डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में 2009 एंड 10 के अंतर्गत क्या हुआ, 7 डिस्ट्रिक्ट चूज की गई इसमें, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ मीरा। इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है। साथ ही साथ अगर आपको उसकी समरी चाहिए तो चलो समरी भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। पढ़ाई दिया तो यहाँ पे समरी भी आपको एक लाइन में बता दूं। देखिए लेक्चर क्या है, लेक्चर स्कीम एंड इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पहले हमने पढ़ी, ठीक। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा, ये हमने पढ़ा। थर्ड हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, जिसको आप पढ़ रहे हो, ये हमने पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने सेंटर और डिस्ट्रिक्ट दोनों के बारे में पढ़ा, ठीक। फिर हमने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक। ऐसे करके आप इसको लिख लेना एक पेज पे, एक ही पेज के अंदर आपका सारा हो जाएगा। 6 एग्री एक्सपोर्ट जोन्स इन J&K। 7th है आपका वॉलनट एक्सपोर्ट जोन, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कठुआ, पुलवामा, डोडा, पुंछ, उधमपुर एंड रजौरी। एप्पल एक्सपोर्ट की बात, ये मैं बोल रही हूँ ना, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर की बात की हुई थी इसमें, है ना। हॉर्टिकल्चर में आपको पता ही, उसमें हॉर्टिकल्चर एक सेक्टर था, तो एप्पल का एक्सपोर्ट करने की बात की थी। श्रीनगर, बारामूला कहाँ पे, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कठुआ एंड पुलवामा। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट फॉर टर्मिनल मार्केट्स, नरवाल, जम्मू, जबलपुरा, अनंतनाग, परमपुरा, श्रीनगर एंड सोपोर एंड बारामूला। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, ऐसे करके स्कीम लिखते जाना। उसके अंदर क्या है, मेन पॉइंट एक ही पेज में हो जाएगा ये, ठीक है। MIS स्कीम्स फॉर मशरूम डेवलपमेंट, सीड मल्टीप्लिकेशन, फार्म्स फॉर पैडी, मेस, ओट्स, ऑयल सीड, तिलहन और दलहन के ऊपर जिसमें बात की थी। सैफरन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पेम्पोर, कौन सी मिट्टी यूज होती है, ये भी आपको पता ही होगा, तब इस पर जा नहीं दे रही हूँ।
तो ऐसे करके आप एक पेज में ये समरी मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप बनाओ और उसको लिखो इसके अंतर्गत। ये भी आपको मैं चलो पीडीएफ में ऐड करके दे दूंगी, ऐसे था नहीं पर मैं इसके पीडीएफ अलग से इसमें ऐड करके दे दूंगी, ठीक। तो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ एमजे।